हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं स्ट्रगलिंग इंडिया चैप्टर का पार्ट सेकंड। और इस सेकंड में हम जिन्होंने स्ट्रगलिंग इंडिया का पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि उस लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जो रज़िया सुल्तान थी, रज़िया सुल्तान को एक कॉन्स्पाइरेसी के थ्रू मार दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्पाइरेसी के थ्रू मार दिया गया था। ठीक है, अब रज़िया सुल्तान जो थी उसके साथ उसका हस्बैंड अल्तुनिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रज़िया सुल्तान के बाद जो रूल में आया वो कौन था। रज़िया सुल्तान के बाद जो रूल में आया वो था बहराम शाह। और इसने ओनली 2 इयर्स ही रूल किया था। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड रहा था ये 1240 से लेकर 42 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। अब सबसे पहले हम एक बार इसका ये देख लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये जो पढ़ रहे हैं इसका टाइमलाइन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो पहले उससे हमें थोड़ा इजी रहेगा ये बात समझने की हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देखो, मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, और जो स्लेव डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड रहा था 1206 टू 1290, ये रहा था। ठीक है, फिर स्लेव डायनेस्टी के बाद आ गई खिलजी डायनेस्टी। और जो खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1290 से 1290 टू 1320। ठीक है, ये रहा है। अब उसके बाद खिलजी के बाद रहा है तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1320 से लेकर 1414। ठीक है, ये रहा है। और उसके बाद आ गई है तुगलक डायनेस्टी के बाद आ गई सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1414 से लेकर 1451। ये छोटी डायनेस्टी रही है। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद जो टाइम पीरियड रहा है वो है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1451 टू 1526। ठीक है, अब यहाँ 1526 में किसकी एंट्री हो जाएगी? बाबर की एंट्री हो जाएगी। और ये जो बाबर है वो इसके लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को हरा देगा और उसके बाद बाबर का रूल इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी पूरी, ये स्टोरी हमारी चलेगी। तो स्लेव डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी का जो हम रूलर पढ़ रहे हैं वो है बहराम शाह। और जो बहराम शाह है उसका टाइम पीरियड रहेगा, बहराम शाह जो है उसका टाइम पीरियड रहा है 1240 से लेकर 42 तक। ठीक है, अब बहराम शाह में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी, वो ये था कि इसमें मंगोल का अटैक हुआ था। मंगोल एक जगह का नाम है। ठीक है, तो मंगोल का अटैक हुआ था और ये टायर से समझ लेना इसको। तायर जो था उसके लीडिंगशिप में अटैक हुआ था, ठीक है, तो ये तो बहराम शाह की बात हो गई। अब बहराम शाह के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं इसका अगला रूलर कौन था। तो बहराम शाह से जो अगला रूलर आएगा, बहराम शाह के बाद जो रूलर आएगा वो आएगा मसूद शाह। और मसूद शाह के बाद इसका जो रूल रहेगा वो रहेगा 1242 से 1246। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और रूलर आएगा जिसका नाम है, एम्पायर अगले हिंद में चला जाएगा, जिसका नाम रहेगा नासिरुद्दीन अहमद। नासिरुद्दीन मोहम्मद नाम है इसका, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद रहेगा इसका टाइम पीरियड रहेगा 1246 से लेकर 1265 तक। अब
ये आपने पढ़ लिया, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ एक सीरीज बताने के लिए मैंने ये बात बताई है, ठीक है। बाकी एक तो आपका ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नासिरुद्दीन के बाद आप ये ध्यान रखना कि पहले हम पढ़ चुके इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ चुके थे। जो इल्तुतमिश है वो, इल्तुतमिश जो है वो जब ग्वालियर के एक कैंपेनिंग पे गया था, कैंपेनिंग पे गया था, और ग्वालियर के जो कैंपेनिंग पे गया था तो वहाँ उसको एक आदमी मिला जिसका नाम था बलबन। और उसके बाद जो इल्तुतमिश को ये बलबन की क्वालिटी से काफ़ी पसंद आई तो उसने इसको परचेज कर लिया था। और मैंने ये बताया कि एक स्लेव कल्चर उनके पहले से चलता था, तो स्लेव कल्चर के थ्रू उन्होंने जो इल्तुतमिश है उसने बलबन को परचेज कर लिया था। तो ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का गुलाम, उस इल्तुतमिश का जो स्लेव या गुलाम जो था वो कौन था? बलबन था। अब बलबन जो है, ठीक है, वो वैसे काफ़ी टैलेंटेड है, ठीक है। तो अब अगला रूलर बलबन आएगा। अब इसमें इल्तुतमिश ने जब बलबन को परचेज किया तो इसने अपनी जो टीम बना रखी थी, क्या नाम था उस टीम का नाम? तुर्कानी चालीसा या चहलगनी। इसका एक सोल्जर बना दिया था। ये 40 लोगों की टीम थी, तो जिसमें बलबन भी था। अब बलबन जो था वो इसी से डेवलप हुआ, इसी से इसका रेज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि बलबन जो है वो आगे अब रूल करेगा। अब बलबन रूल करेगा तो बलबन का टाइमलाइन, बलबन ने क्या क्या काम किए, ठीक है, इस डायनेस्टी के लिए, तो ये सारी बातें हम इसमें समझेंगे। अब बात करते हैं बलबन की। बलबन, ठीक है। अब बलबन के फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि इसको पता था कि मैं चहलगनी या तुर्कानी चालीसा से आया हूँ, मतलब उसी का एजेंट हूँ। तो हो सकता है फ्यूचर में मेरे जैसा कोई दूसरा आ जाए और फिर वो रूल करने लग जाए या मेरे एम्पायर को अपने अंडर में ले ले। तो इस बात से डरता था कौन? बलबन। इसलिए बलबन ने क्या किया? बलबन ने चहलगनी की जो सोल्जर बनी हुई थी 40 लोगों की टीम, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको एंड कर दिया कि अब कोई चहलगनी नहीं बनेगी। तो ये सबसे पहला काम इसने बलबन ने किया। सेकेंड काम इसने क्या किया? सेकेंड काम इसने ब्लड एंड आयरन, ठीक है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। क्यों? क्योंकि बलबन जो था, ठीक है, बलबन जो था वो मंगोल से काफ़ी डरता था, मंगोलिज्म के अटैक से, क्योंकि मंगोल जो थे वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहते थे इंडिया पे। इसलिए मंगोल से काफ़ी डरता था कौन? बलबन। तो इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। इसने ये देखा कि जो भी हमारी बात नहीं मानता है उसको डायरेक्ट मार दो, ठीक है, उसको किल कर दो, और जो हमारी बात मानता है उसको अपने फेवर में ले लो, और जो नहीं मानता उसको डायरेक्ट किल कर दो। तो इसने क्या किया? इसने जो भी लोग हैं, जो भी आदमी होते थे उनको मार दिया करता था, जो भी उसकी बात नहीं मानते थे या डिसऑनेस्ट थे, जो भी डिसऑनेस्ट थे उसके लिए उनको तो मार दिया करता था। और सेकंड, जो भी वुमेन्स होती थी या फिर जो चाइल्ड होते थे, ठीक है, उनको ये स्लेव बना लेता था, गुलाम बना लेता था, इनस्लेव करके बेच देता था बाहर। तो ये ब्लड और आयरन पॉलिसी की थी। ये पॉलिसी इसने दोआब में चलाई थी। दोआब का मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि एक गंगा रिवर और उसके पास में एक तो यमुना रिवर और उसके पास में एक गंगा रिवर, इसके बीच का जो एरिया है, द प्लेस बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं दोआब बोलते हैं। और जो दोआब बोलते हैं, दोआब इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ब्लड और आयरन को बोलते हैं रक्त और लोहे की नीति। और चहलगनी तो इसको हिंदी में भी चहलगनी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली इसकी बात है। अब दोआब की बात करें तो दोआब जो है गंगा और यमुना के बीच की जगह है। तो वहां पर क्या हुआ, जो भी इसके लिए ऑनेस्ट थे उनको तो इसने अपने साथ रखा, और जो डिसऑनेस्ट थे उनको क्या कर दिया? मार दिया। तो ये सारे काम किसने किए थे? और एक फोर्टिफिकेशन भी इसने किया था। फोर्टिफिकेशन इसने मंगोल से प्रोटेक्शन के लिए किया था। फोर्टिफिकेशन का मतलब है दुर्ग निर्माण को समझेंगे तो भवन वगैरह निर्माण करता था, अपने किले बनाता था ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। तो ये काम किसने किया था? बलबन। अब बलबन के अंडर में ही एक आदमी था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि अब गयासुद्दीन तुगलक है तो तुगलक डायनेस्टी शुरू होने वाली है, ठीक है। वो काफी इसकी सेवा करता था, किसकी? बलबन की। जब बलबन की सेवा करता था तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बलबन के बाद, ठीक है, एक नेक्स्ट रूलर आया इसका जिसका नाम था केकुबाद। इसको आपको याद नहीं करना है, ये आपके 10th में नहीं है। केकुबाद
केकुबाद के टाइम पे ये जो डायनेस्टी थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी एक तरह से। कैसे माने कि इसमें कह सकते हैं अंदर ही अंदर दो पार्टीशन हो गए थे, एक तो खिलजी जो मुस्लिम थे वो, और एक तुर्किश थे। तो तुर्किश ने क्या किया, अपनी कॉन्स्पायरेसी के थ्रू, अपने षड्यंत्र के थ्रू एक क्यूमर्स को क्या कर दिया, अब किंग बना दिया। ठीक है, तो इस बात से खिलजी डायनेस्टी का जो एक सरदार कह सकते हैं, ठीक है, किंग डायनेस्टी का एक आदमी था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इससे काफी नाराज हो गया और उसने क्यूमर्स को मार दिया और खुद किंग बन गया। तो अब यहाँ से जैसे जलालुद्दीन खिलजी आ जाएगा तो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी और ये खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा 1290 से लेकर 1320 तक, एडी तक, ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। तब यहाँ खिलजी की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, खिलजी में कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि किसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, जो इमेजेस हमने ली है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, ये तो है बलबन, ये तो है क्या, बलबन, जिसने अभी मैंने बताया था, बलबन जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, और इसने फोर्टिफिकेशन भी किया था और इसने अपना सारा काम, ये है बलबन। बलबन के बाद इसके बाद आ जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ये है जलालुद्दीन खिलजी, ये है। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी है जो कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है। जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू, भतीजा और इसका सन इन लो ये है एके शॉर्ट नेम बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम कि जेके ने क्या किया है और ये किस तरह से इसका काम हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो 1290 से लेकर 1320 तक एडी तक इसका रूल रहा था। अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो तो जलालुद्दीन खिलजी है। इसके बारे में देखें कि उसने क्यूमर्स को मारकर खुद खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दी थी। ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी है। इसके बाद क्या, ये काफ़ी पोलाइट था। पोलाइट का मतलब है काफ़ी काइंड था, काइंड मतलब दयालु, ये काफ़ी दयालु था। और इसने क्या 1000 अटैकर्स पकड़े थे जो गुंडागर्दी करते थे, उसने इसको फ्रीली छोड़ दिया। तो इस बात से जो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये काफ़ी नाराज़ हो गया इस बात से। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो बिहेवियर था वो जस्ट अपोजिट था जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, वो ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं अपने अकॉर्डिंग रूल करूँ। ठीक है, लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी है इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ ये मैं थोड़ा बताता हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी है उसी के टाइम पीरियड में एक तो रणथंबोर पर अटैक हुआ जिसमें एक फोर्ट है, एक दुर्ग है जिसका नाम है झाइन। ठीक है, तो झाइन पर अटैक किया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन वो उसको जीत नहीं पाया। इसलिए उसने अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, ये एक मन को तसल्ली देने के लिए इसने ये बात कही। अब उसके बाद क्या कहा इसने कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये बात कहकर इसने अपने मन को तसल्ली दी। किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इसने देवगिरी पर इसने अटैक करवाया और ये अटैक किया था, ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये किसका भतीजा है? जलालुद्दीन खिलजी का। और इसने अलाउद्दीन खिलजी है वो, देखो इसको थोड़ा सा मैप में समझोगे तो और बेटर रहेगा। इसको देखो यहाँ पर, ये देखो ये है दिल्ली। ठीक है, इस पर रूल कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर यहाँ पे आ रहा है देवगिरी तक। तो आप ये सोचो इसके बीच में विंध्याचल आएगी। क्या आएगी? विंध्याचल रेंज। देखो यहाँ पे ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है विंध्याचल रेंज। तो इसके बीच में विंध्याचल रेंज आएगी।
तो आप ये सोचो कि विंध्याचल पर्वतमाला या माउंटेन जब इसके बीच में आ रही है, विंध्याचल पर्वतमाला आ रही थी, दिल्ली से यहाँ जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो देवगिरी गए थे। ठीक है, तो इतना इतना एक तरह से ये काफी मुश्किल है, ना तो कोई ट्रेवल है ना कुछ और है, धीरे धीरे घोड़ों से या फिर हाथियों से वहां तक पहुंचना और वहां पर अटैक करना काफी मुश्किल काम था। देवगिरी में जब रूल करता था रामचंद्र देव, ठीक है, उसको हरा दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और काफी धन दौलत लेकर वो आ रहा था, काफी गोल्ड उसने लूट लिया था वहां पे और काफी पैसा लेके आ रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो चाचा है जलालुद्दीन खिलजी उसको मार दूं और खुद अपना रूल खुद अपने हाथों में एम्पायर ले लूं। तो उसने यहाँ पे बीच में एक जगह है जिसका नाम है मानिकपुर, और इस मानिकपुर में इसने कुछ एक प्लानिंग करी और जलालुद्दीन खिलजी को बुला लिया और धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, और इसमें इसका हेल्प की थी सलीम ने। ठीक है, अब ये इसने इसको धोखे से मार दिया वहां पे, किसने, काफी इमोशनली टॉर्चर करके इसने बुला लिया था उसको कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा कह के काफी कहते हैं कि ये काफी चालाक आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने क्या किया कि आप नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा उसको वार्न किया, और वो भोला आदमी था तो वो आ गया इसकी बातों में, और फिर मानिकपुर में आया तो उसने उसको धोखे से मार दिया। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, अब पूरा एम्पायर किसके हाथ में है, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में है, तो अब हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। तो अलाउद्दीन ने जब रूल किया किसके बाद, जलालुद्दीन खिलजी के, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा देखो 1290 से ये डायनेस्टी शुरू हुई है, तो 1296 तक तो जेके रहा जलालुद्दीन खिलजी। अब 1296 से लेकर, ठीक है, 1316, ठीक है, यहाँ तक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में अपने बहुत सारे काम किए। इसने भी एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था ब्लड एंड स्वार्ड पॉलिसी, मतलब इसको बोलते हैं रक्त व तलवार की पॉलिसी। देखो दोनों में डिफरेंस है कि हमने कहे कि ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी बनाई थी वो बलबन ने बनाई थी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो बनाई थी वो बलबन ने बनाई थी, और ब्लड एंड स्वार्ड की जो पॉलिसी बनाई थी वो बनाई थी एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंबोर पर अटैक किया, और रणथंबोर पर अटैक किया था। उस टाइम पे इसका जो रूल करता था वो था हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान जो था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था, और इन्होंने केसरिया किया था, काफी ब्रेवरी दिखाते हुए इन्होंने केसरिया किया, और इनकी जो फीमेल थी, महिलाएं जो थी, ठीक है, उन्होंने जोहर किया था रंग देवी की लीडिंगशिप में, है ना। तो यानी जोहर का मतलब होता है कि आग का ये बना लेते हैं, ऐसा एक आग का पूरा वो सेटअप बनाकर उसके अंदर कूद जाते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह से ये मर जाते हैं ताकि कोई किसी के हाथ ना आ सके। इनकी फीमेल जो होती है वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती हैं। तो रणथंबोर पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद इसने अटैक किया, एक अटैक इसने पहले भी किया था गुजरात पे। किस पे किया था, गुजरात पे। तो गुजरात जब ये गया था, यहाँ से जब ये गुजरात गया था तो गुजरात में इसको एक आदमी मिला जिसका नाम था मलिक कफूर। ये आपके नाम है आपके कोर्स में, मलिक कफूर। ये मलिक कफूर जो था इसने अपना जो रिलीजियस चेंज कर दिया था, ये हिंदू से मुस्लिम बन गया था, ठीक है, और काफी कैरेक्टर वाइज भी ये थोड़ा ठीक नहीं था। तो ये कह सकते हैं इसको हिजड़ा बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें मलिक कफूर के बारे में बात करते हैं। मलिक कफूर जो था इसने एडवाइस किया कि आप देवगिरी पर अटैक करो, और मलिक कफूर था उसी की लीडिंगशिप में ये कहाँ चले गए, देवगिरी चले गए, और देवगिरी गए। अब देवगिरी जो है मलिक कफूर के टाइम पे प्रताप रुद्र जो है वहाँ का रूलर था। तो प्रताप रुद्र को इन्होंने हरा दिया, और वहाँ पे ये देवगिरी में भी काफी अच्छा सेटअप इन्होंने कर लिया था। देवगिरी को भी एक तरह से यानी साउथ इंडिया में भी उन्होंने अपना रूल फैलाना शुरू कर दिया था। अब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे विंध्याचल रेंज है, तो उसके बाद में इन्होंने ये काम कर लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, और मेवाड़ पर अटैक किया था। तो मेवाड़ पर अटैक किया तो वहां पर भी 303, ठीक है। और रतन सिंह वहां के रूलर थे, और रतन सिंह की जो वाइफ थी उसका नाम था पद्मनी।
इन सब की जानकारी हमें एक लिटरेचर है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, 1540 में लिखी थी ये बुक। तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत। इससे ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो रतन सिंह है उसकी वाइफ पद्मनी के लिए, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया था और पद्मनी ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक दूसरा जौहर, ये एक और जौहर किसकी वजह से हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ है। इसके बाद एक जालोर पर भी इसने अटैक किया था, और जालोर पर जो अटैक किया था वहाँ के रूलर कान्हड़ देव थे, तो वहाँ भी इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम समझ चुके हैं। एक तो रणथंभौर पर इसने अटैक किया, एक देवगिरी पर अटैक किया, एक इसके अलावा एक मेवाड़ के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और एक जालोर पर अटैक किया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट अटैक थे। अब एक अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका नेक्स्ट किंग आता है मुबारक शाह, ठीक है, सॉरी मुबारक खिलजी। और जो मुबारक खिलजी है इसको काफी रंगीला राजा के नाम से जानते हैं, रंगीला राजा, ठीक है, ये भी काफी कैरेक्टर वाइज थोड़ा उल्टा सीधा ही था। तो रंगीला राजा के लिए कहा जाता था कि ये कभी भी कोर्ट में आता था तो कभी बिना कपड़ों के भी आ जाता था, और इसका कुछ फिक्स नहीं था कि आदमी है या औरत है। तो ये रंगीला राजा इसके बाद का राजा है, किसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद का। फिर इसके बाद आता था नासिरुद्दीन। फिर लास्ट रूलर के बारे में बता रहा हूँ, नासिरुद्दीन मुसरव, ठीक है। और यहाँ से नासिरुद्दीन मुसरव के बाद खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब यहाँ से हम इस नेक्स्ट वीडियो में इसको गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ते हैं, वो लेक्चर नंबर 03 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 02 है, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 01 डाल दिया है, ठीक है। तो ये अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अब इसके बाद मैं डाल रहा हूँ लेक्चर नंबर 03। ओके, बाय।